नमस्कार। टकराव होगा ये तय है और ये टकराव 23 दिसंबर तक चलेगा, ये भी करीब करीब तय है। संसद में अब बहुत कम काम हो पाएगा, ये पहले दिन से ही दिख गया। बिल वापस हो गया लेकिन आंदोलन चालू है। इस बीच एक नई तारीख आ गई है। दिसंबर में क्या क्या होने वाला है ये 1 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन सरकार अब किसी भी तरह की मुरव्वत नहीं करेगी। सरकार अब और झुकने के मूड में नहीं है। किसान नेता बॉर्डर छोड़ने के मूड में नहीं है और विपक्ष इसे शांत होने देने के मूड में नहीं है। संसद में कहने को तो ये शीत सत्र है, लेकिन दिसंबर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ट्रैक्टर सरकार के लिए सबसे बड़ा फियर फैक्टर है। सरकार को सोनिया गांधी या राहुल गांधी से डर नहीं लगता। सरकार को पवार, ममता या मुलायम की पार्टी से भी डर नहीं लगता। नंबर सरकार के पास है, इसलिए नंबर से भी डरने का सवाल नहीं है। किसान कानून वापसी में सबसे बड़ा फैक्टर ट्रैक्टर है। सरकार को किसान वोट बैंक को मनाना है, तभी इनको घर जाना है। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया, सरकार ने उसे संसद में पहले दिन पूरा कर दिया। 19 तारीख को किया गया कमिटमेंट 29 तारीख को फुलफिल हो गया। पहले लोकसभा ने थंपिंग मेजॉरिटी से किसान कानून वापसी बिल को पास किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। फिर राज्यसभा ने भी कानून वापसी पर मुहर लगा दी। मेरे विचार में निर्णय हवा लोग के विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। कमिटमेंट मोदी ने किया था, सपोर्ट सबका था, इसलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत ने फौरन फैसला कर लिया। कानून वापसी तो हो गई, अब किसानों की घर वापसी कब होगी? संसद में जो कुछ हुआ उसे पूरा देश देख चुका है। हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहां किसान पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं। किसान क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए किसानों के बीच जाना जरूरी है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, दिल्ली आने जाने के 3 रास्तों पर किसान पिछले साल 26 नवंबर से ही जमे हैं। वो सर्दी, गर्मी, बरसात सब देख चुके हैं। अब दूसरे सीजन की सर्दी आने वाली है। सवाल है कि किसान बॉर्डर पर कब तक बैठे रहेंगे? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने गाजीपुर बॉर्डर पर दल बल के साथ बैठे राकेश टिकैत से डायरेक्ट यही सवाल पूछा। आपकी बहुत बड़ी मांग थी कि किसान बिल वापस हों, वापस हो गए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ, एक और उसके आगे काले कानून वापस लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, दोनों चीज है। दूसरी हो रही है अभी। अच्छा, एमएसपी बचा है। ये वापसी पर आप क्या प्रतिक्रिया क्या है? खुश हैं, ना खुश हैं? ठीक होगा। एक डिमांड थी तो ठीक हुआ। डिमांड थी, ठीक हुई। तो एमएसपी की डिमांड पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। कमेटी में नया कुछ भी होता, कमेटी तो 700 कमेटी रखी, धूल चाटी कमेटियां। तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? आगे का रास्ता ऐसे दिल्ली जाकर तय होगा पार्लियामेंट में। पर इसमें तो ब्रेकर लगा है ना? हाँ, जब खुल जाएगा, जब देखेंगे। तो कैसे खुलेगा रास्ता? खुल जाएगा, रास्ता खुलेगा। सरकार बातचीत से रास्ता खोल दे। आप कह रहे थे कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 26 जनवरी भी आ रही है। हाँ, तो उससे पहले हम कह रहे हैं कि भाई हमारे ट्रैक्टर बदल दो। जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, जो 10 साल पुराने हो गए, सरकार उनको बदल कर नहीं दे दे हमको। और 26 जनवरी भी आ रही है, इसे क्या धमकी माना जाए, चेतावनी माना जाए, वार्निंग माना जाए? 26 जनवरी तो उससे पहले निपटा लो इस मामले को। तो ये रहेगा कि भाई सरकार ने 26 तारीख से पहले निपटा दे और पूरा देश अपना 26 जनवरी मनावे। फिर तो 26 तारीख वार्निंग है। वार्निंग एक वो होता है कि 26 तारीख से पहले सरकार ये चाहेगी कि इन मामलों का समाधान हो सबका। तो सरकार क्या सचमुच समाधान चाह रही है? क्या संभावना है? अभी नहीं चाह रही। सरकार चाहेगी आज से 10 दिन बाद में, अभी नहीं चाह रही। उन्होंने तो आंदोलन भाई, किसान भाई कह के माफी मांग ली प्रधानमंत्री ने। अब कहां बदनाम कर रहे हैं? माफी ना मांगे भाई, हमें हमारा एमएसपी दे दो, उससे पैसे मिल जाएंगे। माफी से क्या, किसान को पैसे लग रहे मिलने।
राकेश टिकैत अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज करते हैं। वो भी किसी तरह 22 के यूपी चुनाव तक बॉर्डर पर बैठे रहना चाहते हैं। अगले साल 26 जनवरी तक यूपी चुनाव की गर्मी बढ़ जाएगी। टिकैत किसी भी तरह किसान आंदोलन को तब तक जिंदा रखना चाहते हैं। टिकैत की पहली डिमांड 3 कृषि कानून वापसी की थी। सरकार ने ये मांग मान ली। संसद ने नया बिल पास कर दिया। टिकैत एमएसपी पर कमेटी बनाने की डिमांड कर रहे थे। सरकार उस पर भी राजी है। एक और मांग पराली जलाने से जुड़ी थी। सरकार ने पराली जलाने पर सजा का प्रावधान खत्म करने का कमिटमेंट किया है। टिकैत किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे थे। केंद्र का कहना है कि ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 3 कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, किसानों ने मांग की तो मोदी उसे वापस ले चुके हैं। इसके बावजूद टिकैत बॉर्डर पर टिके रहना चाहते हैं। मगर आम किसान क्या चाहते हैं? नेताओं से बात करने पर पूरी पिक्चर नहीं मिलती। इसलिए हमने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से भी बात की। कहां से आए हो? अमरोहा से। अमरोहा से आप आए हो। कब तक किसान टिके रहेंगे? अब किसानों के मन में क्या है? सबसे पहले बात ये थी कि भाई 3 काले कानून वापस लिए जाए। आप अक्सर उसको काले कानून बताते थे। आज वो वापस हो गए। लोकसभा से भी और राज्यसभा से दोनों जगह पास हो गए। 1-2 दिन में राष्ट्रपति साइन भी कर देंगे। अब क्या बच गया? ये बोर्ड पे जो लिख रहा है एमएसपी की गारंटी, और एक ये हमारे भूल ही जा रहे हैं शायद स्वामीनाथन वाली, तो इन्होंने याद ही न करी किसी ने भी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर। हाँ, अच्छा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो जाओ और ये एमएसपी हो जा। और ये बिजली के बिल जो से बढ़ा रहे हैं ना, ये 22,000 कर दिए जिन्होंने, और 400 रुपए का सिलेंडर 1,000 का कर दिया। हमारे तो कमर टूटी पड़ी। अच्छा, तो क्या आप किसान सिलेंडर पे भी आंदोलन करेगा? अब मैं इन्हें कह रहा हूँ 400 रुपए का बिका था जो 1,000 का कर दिया। महंगाई ने मान लिए। अच्छा, आप क्या क्या फसल उगाते? गन्ना और गेहूँ और धान। गन्ने का रेट फिक्स है, गेहूं का एमएसपी मिलता है। बहुत बड़ा रेट फिक्स है। 5 साल में 5 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिया सरकार ने। 5 पैसे किलो। और इनका तेल जो मतलब जो है 100 रुपए से भी ऊपर कूद गया। एमएसपी कुल 6% मात्र किसानों को मिल रहा है। हाँ। उस 6% से मैं भी जो एपीएमसी मंडी वाले हैं वो लोग 1500-1400 में गेहूं का किसान खरीद लेते हैं। हाँ। और अब किसानों की फर्ज लगा करके और वो किसान बन के वो 1975 का रेट वो लेते हैं। 400-500 तो वो कमाते हैं बिचौलिए। आगे का रास्ता क्या? किसान कब तक टिका है और कब जाएगा? हाँ, आपकी बात बता रहे हम अभी। ये आप इनसे पूछ रहे हो, सब बता रहे हो। हाँ, बताओ। एमएसपी किसी को मिल नहीं रही। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनता, एमएसपी किसी किसान को मिलती नहीं। गेहूँ 1500 रुपए क्विंटल, 1400 रुपए क्विंटल खरीद रहे किसानों, बिक रहा। इससे फालतू नहीं बिक रहा। धान बिक रहा 1200 रुपए क्विंटल, बाजार बिक रहा है 1000 रुपए। तो सरकार तो हाथ खड़ा कर रही है कि हम सारा अनाज नहीं खरीद सकते। सरकार सारा नहीं, कितना अपनी खरीद रही, जितना सरकार अपने कोटे में ना चढ़ा रहे हैं, सारा सेटिंग हो रहा है। वहाँ भी दलाल है, वहाँ भी सेटिंग हो रहा। किसान का कोई नहीं। किसान का 1500 रुपए क्विंटल आज बिक रहा है। आज कोई एमएसपी नहीं है किसान पर। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के समर्थन में बैठे ज्यादातर किसान वेस्टर्न यूपी के हैं। कुछ किसान हरियाणा और उत्तराखंड के भी हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और रुद्रपुर के सिख किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा ने उन किसानों से भी बात की। जो करेगा हमारा वो करेगा चौधरी साहब, हम उसकी मानी जाएगी। पहले महेंद्र सिंह उसका बाप था, उसकी मानी गए हम। अब हमारा गुरुजी यही है, जो कहेगा हमें मंजूर। हम मीटिंग अब पिछले आज लिखा गया, अब हम शुरू करेंगे। क्या करता है सोचेंगे जी, हम इकट्ठे करें, बुजुर्ग बैठे बड़े बड़े इकट्ठे करके सोच कर फिर बताएंगे। ऐसे तो हम नहीं बताएं, क्योंकि हम एकता बहुत हमारा, ये एकता के लिए हम जीते हैं। और हम एकता करके वोट एक तरफ पकड़ेंगे, सारे एक तरफ जाएगा सारा जितना भी सरदार यूपी में है, हम एक तरफ जाएंगे। रुद्रपुर के पास गदरपुर है, तहसील है ऊधम सिंह नगर की, वहाँ के रहने वाले हैं। आज हमारी औने पौने भाव पे व्यापारी लोग ले लेते हैं, कोई 1000 को, कोई 1200 को। तो ये कोई हमारी फसल का रेट थोड़ी है। तो इस पे हमें मोदी जी गारंटी दे दें, हम उठ के जाने को तैयार बैठे हैं। कानूनों का विरोध ऐसा है भी ये जो एमएमसी है इसकी गारंटी हमको दे दें लिख के। और जो ये टैनी मिश्रा के लड़के ने, अजय ने, वो कत्ल करे हैं 5-8-9, उसको सजा मिल जाए तो उसको बर्दाश्त कर दें टैनी महाराज को। और तीसरा है जो ये 750 आदमी खत्म हो गए यहाँ बॉर्डरों पर, उनका मुआवजा दिया जाए तो हम अभी उठ के चले जाएंगे। हमको कोई खुशी नहीं यहाँ बैठने की।
गाजीपुर बॉर्डर पर एक बात तो क्लियर है, यहाँ राकेश टिकैत का हुक्म चलता है। टिकैत ने अभी तक जो लाइन ले रखी है वही यूपी में विपक्ष की लाइन है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक उसी लाइन पर चलते हैं। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन की जिम्मेदारी खुद अपने सिर पर नहीं रखते। वो संयुक्त किसान मोर्चे को आगे कर बात करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर होती है, इसलिए अब आपको सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। संसद में आज किसान कानूनों की वापसी हुई तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों का रिएक्शन कुछ इस तरह का रहा। पिछले 1 साल से किसान जो मांग रहे थे सरकार ने उसे पूरा कर दिया, किसान खुश हैं। इंतजार नेताओं के फैसले का है। संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी मीटिंग 1 दिसंबर को होगी। उससे पहले आज पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने बंद कमरे में मीटिंग की। संयुक्त किसान मोर्चा में 42 किसान संगठन हैं, उनमें भी पंजाब के 32 जत्थेबंदियों का दबदबा है। खबर है कि पंजाब की जत्थेबंदियां अब आंदोलन खत्म करके घर लौटने के मूड में हैं। इसका संकेत सिंघू बॉर्डर पर नहीं बल्कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर पर मिला, जहां खट्टर से मुलाकात के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे थे। Everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That Government of India has agreed to give it. So there's no issue left. कोई इशू नहीं, ये तो उनका काम है। मेरा उनके साथ नेगोशिएशन कोई नहीं हुई, ना मैंने कभी की। लेकिन जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनसे पूछा कि क्या हो रहा है और ये बात हो रही है। एंड आई थिंक विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका सब सारी बातें इनकी मान रही हैं एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के साथ मजबूती से खड़े थे। पंजाब के किसान कैप्टन की मदद से ही दिल्ली बॉर्डर तक आए थे। अब कैप्टन बीजेपी के साथ अलायंस बनाए जा रहे हैं, यानी पंजाब में पॉलिटिकल टेबल 180 डिग्री टर्न हो गया है। पंजाब की 32 जत्थेबंदियों के दबाव में ही संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग प्रीपोन की गई है। जो मीटिंग 4 दिसंबर को होने वाली थी वो अब 1 दिसंबर को होगी। जत्थेबंदियों के दबाव में ही आज की ट्रैक्टर रैली रद्द की गई थी। इससे संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर तनाव है। जिस वक्त बंद कमरे में जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही थी उस वक्त किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी कुछ अलग भविष्यवाणी कर रहे थे। जब तक उसके साथ लगती बाकी मांगे, एमएसपी की गारंटी और किसानों के केस वापस और जो शहीद किसान है उनको मुआवजा, उसको देना सरकार को देना चाहिए। जब तक वो नहीं देगी तब तक डटना हमारी मजबूरी है, क्योंकि 48,000 केस 48,000 लोगों पे केवल हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं। कैसे छोड़ के वापस जाए। और हम कई दिन से सरकार से कह रहे हैं कि इस पे कुछ बोलिए, इस पे कुछ बोलिए, तो सरकार जानबूझ के डिले कर रही है, उस पर कुछ बोल नहीं रही। 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग अभी यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि घर वापसी को लेकर भी वो लोग ऐलान कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वो पंजाब वालों की मीटिंग है, वैसे तो सारे उसकी नहीं है, हर स्टेट की नहीं है, पंजाब वालों की, लेकिन घर चढ़कर ऐलान कैसे कर सकते हैं? वो कर ही नहीं सकते। गुरनाम सिंह चढ़ोनी खुद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें विशुद्ध किसान संगठन उनसे नाराज हैं। इसी तरह योगेंद्र यादव का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को खटकने लगा है। पंजाब की जत्थेबंदियां रास्ता अलग करके घर वापसी के मूड में हैं, लेकिन 1 दिसंबर से पहले सार्वजनिक रूप से अभी वो बयान नहीं देना चाहते। अब मंजीत जी से मैं पर्सनल अगर बात करूं तो चाहते हैं कि अब 1 साल हो गया वापस जाया जाए और जो तीनों कृषि कानून है उनको सरकार ने वापस ले ही लिया है।
नहीं, कौन नहीं चाहता घर जाए, लेकिन 1 साल से घर से बाहर हैं हम लोग, लेकिन सरकार जो है वो पूरी डिमांड जब तक नहीं मानती कैसे चले जाएंगे। मीटिंग जब हुई आज 32 जत्थेबंदियों की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ कि अब जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। नहीं, ये मीटिंग में तो सब यही बात करते हैं कि अब कब जाना चाहिए, तभी फिर बात आती है कि हमारी इतनी डिमांड सभी रहती हैं, जब तक वो सरकार नहीं मानती तब तक हम नहीं जाएंगे, तो हमारी डिमांड सरकार मान ले फिर हम चले जाएंगे। लेकिन पहले जो एसकेएम की मीटिंग थी वो 4 दिसंबर को लेकर थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन आज ऐसा क्या दबाव बना कि अब 1 दिसंबर को ये जो मीटिंग है वो रखी गई है? देखिए, ये तो अब डेली मीटिंग होनी चाहिए, जैसे सरकार आपने देखा होगा कि 26 से पहले ऐसे हुआ करता था, डेली मीटिंग होती थी, हमारी भी सरकार की भी दूसरे तीसरे रोज मीटिंग आ जाती थी। तो अब सरकार जैसे फैसले ले रही है तो हमको भी रोज सोचना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम डेली मीटिंग बुलाएंगे। अब 2 को होगी, उसके बाद भी हो सकती है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद आधे से ज्यादा किसान पंजाब के हैं। यहाँ से जो माहौल बनेगा उसका असर पंजाब चुनाव पर होगा। वो माहौल बनाना नेताओं के हाथ में नहीं है, वो माहौल किसानों के रुख से बनेगा। इसलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल भाटिया ने सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों से भी बात की। क्या प्लान है सर, आंदोलन कब खत्म आप लोग कर रहे हैं? 1 तारीख को एसकेएम की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद बस लास्ट मोहर लगनी बाकी है। माना जा रहा है कि जब तक खत्म हो जाएगा 1 तारीख के बाद आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, देखो एसकेएम ने फैसला करना है लास्ट। आप लोग राजी हैं आंदोलन खत्म करने के? नहीं, हमने बात रख दी बत्ती ने इकट्ठी करके, उन्होंने राजी आंदोलन खत्म करने? बत्ती हमने फैसला एसकेएम ने करना है। आंदोलन जो शुरू किया था वो 32 जत्थेबंदियों ने शुरू किया था, बाद में जो है संयुक्त किसान मोर्चा बना। चाहता है अब 32 जत्थेबंदी पंजाब की कि अब घर वापसी जाया जाए? 32 जत्थेबंदी ने जो भी बात करनी है वो एसकेएम से बात करेगी। हम एसकेएम 32 जत्थेबंदी शुरू किया था, पर यहाँ आकर जब एसकेएम में आ गए तो हम इकट्ठे एक लड़ाई जीते हैं, एकता में जीत हुई है, तो एसकेएम ये फैसला करेगा। बहुत बड़ा हमारे साथ ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि एक दिन में आज तक ये नहीं होया, अभी संसद में भी ये रिपील हो गए और राज्यसभा में भी अपील हो गई। हम इसको अच्छा दिन मानते हैं और हमने ये खुशी भी मनाई है अभी जे हमने एक जंग जीत ली है, और दूसरी जंग हमारी जो साथ में है वो अभी बाकी है एमएसपी की। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का तीसरा मोर्चा टीकरी में है। टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा और राजस्थान के किसान बैठे हैं। यहाँ कुछ किसान पंजाब के भी हैं। कल्चर मिक्स है, मगर मूड क्या है? राष्ट्रपति के सहन हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो इस बात की हमें खुशी है। हमें आशा करते हैं कि जो रहती मांगे हैं किसान संयुक्त मोर्चे की, उनके बारे में भी सरकार जल्दी निर्णय लेगी। ये तो साढ़े बेहद हो गए, और जेडे हो रहे हैं वो भी हक लेके उठांगे सी, उन्हें चिर न्यूड़ देंगे। ये बिल तो 3 हो गए, एमसी भी लेनी है जी। जब संयुक्त मोर्चा कहेगा कॉल, जब उनकी कॉल आएगी तब हम लौटेंगे, अब तक नहीं लौटेंगे जिन्ना चर साढ़े सारे कानून रद्द हो गए, बिल एमएसपी का बिल मंजूर हो गया, उस बाद लौटेंगे। हमारे संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, जैसे संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा हम वैसे ही करेंगे। ऑर्डर खाली होगा? हाँ जी, ऑर्डर खाली होगा? नहीं करेंगे, जो कानून वापसी संयुक्त मोर्चा लोग कॉल आएगी ना वो तो करेंगे। इंतजार करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसानों की घर वापसी पर अब जो भी होना है वो 1 दिसंबर की इमरजेंसी मीटिंग में होगा। आम किसान घर लौटने के मूड में हैं। उनके लिए बॉर्डर पर रोकने की कोई खास वजह नहीं बची है, इसलिए अगले 36 घंटे में किसान नेताओं को बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। ओवैसी आज लोकसभा के अंदर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लोकसभा के बाहर खूब बोले और 2 बातें कही। पहली कि वो यूपी चुनाव में अपना फायदा देख रहे हैं, उन्हें अपना वोट बढ़ता दिख रहा है। दूसरा ये कि किसान और मुसलमान दोनों ही मुद्दों पर ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। जब कैमरा ऑन होता है तब भी, जब कैमरा ऑफ होता है तब भी, जब ओवैसी मंच पर होते हैं तब भी माहौल बनता है, जब मंच पर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले भी शोर शराबा होता है। अब तक आपने AIMIM के मंच से ओवैसी को ही सुना। वो अच्छा बोलते हैं, जोर से गरजते हैं, लेकिन ओवैसी की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जो भाषण होते हैं वो आपने नहीं सुने होंगे। तो आज हमने यूपी के चुनावी मंचों की पड़ताल की। क्या वोटर्स को भड़काने के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है? क्या नेताओं के मंच से उल्टी सीधी बातें हो रही हैं? इस पड़ताल में सबसे ज्यादा भड़काऊ स्पीच ओवैसी के मंचों से ही सुनाई दी। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, देखिए। साथ देंगे ना ओवैसी साहब को, जिताएंगे ना मजलिस के उम्मीदवारों को, लाएंगे ना पतंग की लहर यूपी में, हराएंगे ना भाजपा को, हराएंगे ना योगी को, हराएंगे ना समाजवादी को, हराएंगे ना कांग्रेस बीएसपी को,
जिताएंगे ना मजलिस को, मजबूत करेंगे ना हसन ओवैसी साहब के हाथ, तो लगाओ नारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान। यूपी के चुनावी रैलियों में वैसे तो कैमरे का फोकस ओवैसी भाईजान पर रहता है, मगर असली खेला कैमरे के पीछे से होता है। गूंगे मुक्के बहरे लोगों को संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर नहीं भिजाना है। लोग जब पूछते हैं कि 2 क्या कर लेंगे, 1 क्या कर लेगा, 4 क्या कर लेंगे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। शेरों के बच्चों को भेजाओ, शेरों के बच्चों को भेजाओ। कौन कौन आता है, जो आता है वो क्या क्या कहता है, कैसी कैसी कहानियां सुनाई जाती हैं, कैसे कैसे नारे लगते हैं, मोदी की बातें कौन करता है, अखिलेश का जिक्र कैसे होता है, सीए एनआरसी का नैरेटिव कौन सेट करता है, मुख्तार अंसारी से लेकर आजम खान वाला एंगल कौन डालता है, जबरदस्त सियासी माहौल कैसे बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके अगर कोई बात करता है तो वो अखिलेश यादव नहीं है, वो बीएसपी का कोई एमपी नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बहुत तकलीफ होती है, बोले पहले वो तो बोलते थे, अब ये दूसरा भी आया है तो बहुत बोलता है। बोलेंगे, क्योंकि 70 सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बोलो भाई, दिल खोल के बोलो, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे केस बनता, आधा हम बोले, आधा आप बोले। हम 19% वाले वोट तो ये हमारा लेते हैं, लेकिन जब हमारी लिंचिंग होती है, जब हम जेल जाते हैं, तो इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। जब हमारे भाई आजम खान, अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब और हमारी बहन जो कि सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में अभी तक के जेल के सलाखों के पीछे हैं, सफरा जारगर साहिबा, जब ये सब जेल जाते हैं तो जो लोग हमारे वोट लेते हैं इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। याद रखिए वो दिन जब मुजफ्फरनगर में हमारी माँ बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी और ये सैफई में मुजरा कर रहे थे। याद रखिए वो दिन जब ट्रिपल तलाक पर हमारी माँ बहनों को बदनाम करा जा रहा था, जब सीएनआरसी में हमारी माँ बहनों को सड़कों पर उतार के रख दिया था। ओवैसी दिल्ली में देखते हैं, कैमरे पर मोदी के खिलाफ एक नई लाइन लेते हैं, संसद में तीनों कृषि बिल वापस होता है, ओवैसी फटाफट उसमें अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं, सीधे यूपी तक पहुंच जाते हैं और सीनियर भाईजान का सेम मैसेज यूपी के हर मुस्लिम मोहल्ले में एक एक फोन पर डिलीवर हो जाता है। एक सबक तो मोदी सरकार को लेना पड़ेगा कि वो भारत को अपना प्राइवेट फील्डम ना समझे, प्राइवेट कंपनी ना समझे, कि ब्रूट मेजॉरिटी है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नेपोलियन बोनापार्ट या गयासुद्दीन बालबन नहीं है, ये जो मन में आए कर लेंगे। एक सवाल से आपको क्या रहता है, क्यों सरकार ने ये कानून वापस लिया? 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। नहीं, इसलिए वापस लिया क्योंकि पॉलिटिकल उनको लॉस नजर आ रहा था। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं स्टेट्स में, जनता तय करेगी। अभी घूम रहे हैं, यूपी पूरा घूम रहे हैं। आप घूम रहे हैं, हमारी पार्टी के लिए घूम रहे हैं, दूसरों के लिए क्या घूम रहे हैं? बीजेपी को फायदा आपको नजर आता है कि हमको फायदा नजर आ रहा है? कानून वापसी का फायदा आपको मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फायदा हम पॉलिटिकल फायदा हम अपने लिए कर रहे हैं ना। कैमरा देखकर ओवैसी ऐसा बोलते हैं, मगर जब कैमरा दूसरी तरफ होता है तो कुछ और करते हैं। वैसे चुनाव तो यूपी में है, मगर ओवैसी के सियासी विरोधी भी जगह जगह एक्टिव हैं। जब यूपी में भाईजान का मंच सजता है तो औरंगाबाद से ओवैसी के लिए ये मैसेज आता है। यूपी में जाके मुसलमानों को गुमराह करते हो, बिहार में जाके सरकार गिरा देते हो, बंगाल में जाके मुंह काला करके आते हो, यहाँ भी यूपी में तुम्हारा मुंह काला होने वाला। ये कौम देख रही, अंधी नहीं है, इतना बेवकूफ बनाने का काम नहीं। जैसा मुंह काला बंगाल में हुआ वैसे ही मुंह काला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होगा। मगर आज हम ये देखेंगे कि ओवैसी की मौजूदगी में उनके सियासी मंचों पर क्या होता है। हर बार ओवैसी के सियासी ट्रेलर से पहले टीजर लॉन्च होता है और हर टीजर का कैरेक्टर अलग अलग होता है।
क्योंकि मेरा सदर शेर हिंद है आया आपके बीच। सोचो समझो, न प्रधानमंत्री बनने का शौक है, न चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, न नेता बनने का शौक है। ओवैसी वर्सेस ऑल, मगर डर घबराहट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, लेकिन तौफीक अहमद खान ये चैलेंज कर रहा है समाजवादी कांग्रेस बीएसपी चाहे जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन के कोई सरकार नहीं बना पाएगा। आप देखिएगा इस चीज को इंशाल्लाह। बताओ सीए का बिल किसने फाड़ा था, तुमको याद है ना? किसने फाड़ा था जरा बता दो, बेदार हो कि नहीं? बताओ किसने फाड़ा था, किसने फाड़ा था? 3 तलाक पे कौन गर्जा था? किसने बाबरी के फैसले पर अपनी बात कही थी, किसने कही थी? बताओ, वही कहने आया हूं। कोई मुझे जानता नहीं है तो मैं अपना तारुफ। यूपी का किला फतेह करने के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी पूरी टीम उतार दी है। भाईजान के लिए महाराष्ट्र के सांसद भी यूपी का चक्कर लगा रहे हैं। हैदराबाद की ओवैसी आर्मी ने भी अलग अलग लोकेशन पर मोर्चा संभाल रखा है। एक उदाहरण औरंगाबाद के AIMIM के लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील का है। ओवैसी के बगल में खड़े होकर जनाब पहले माहौल बनाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये मुल्क तुम्हारे। उन्हें सुने नहीं आया, ये मुल्क तुम्हारे। आधा मैंने कहा, आधा आपने कहे, कुछ बोले क्या? केस बनता क्या? वो बोलेगा कि नहीं केस बनाओ क्योंकि मेरे बाप के बारे में बोला गया। पुलिस वालों को बोलेंगे कुछ तो निकालो। पुलिस वाले बोलेंगे कि साहब नहीं, अब ये बहुत होशियार हो चुके हैं। आधा ये बोलते हैं, आधा ये बोलते हैं। वो बोलेगा नहीं कुछ तो बनाओ। पुलिस वाले बोलेंगे बनेगा साहब, ये बनेगा। जानते हैं क्या है बाबा जी का? अब ये समझते हैं कि हम बोलने का इख्तियार सिर्फ उन्हें है और हम सुनते रहेंगे। सुनिए, जितने भी सियासतदान, महफिल उनकी सस्ती है, महफिल उनकी सस्ती है। चर्चा किसका होता है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का होता है। हमने महाराष्ट्र में यूपी की बात करते करते ये सीधे महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। पहले वहां का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर उसी ट्रेलर की यूपी वर्जन को भाईजान के सियासी मंच से रिलीज कर देते हैं और इस तरह 1 और 1 11 का मतलब समझाते हुए मुसलमान वोटर्स को ऐसी तकरीरों से लुभाते हैं, जमकर शोर शराबा कराते हैं। हमने महाराष्ट्र में शिवसेना के गढ़ में उन्हें हराकर हमारे झंडे को हमने लहराया है। बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था, ये हमारा गढ़ है। हमने कहे उसी गढ़ में तुम्हें हम। मैं जब चुनकर गया तो भाजपा के एक सांसद ने मुझसे पूछा, अच्छा आप ही हैं MIM से जो चुन के आए हैं? अल्लाह जी हम ही हैं। तो बोले कितने चुन के आए हैं आप लोग? मैंने कहा 11 चुन के आए हैं। तो बोले 11? अल्लाह 11, 1 और 1 आपके लिए 2 होते होंगे, 1 और 1 हम दोनों जब बैठते हैं तो 11 की ताकत रखते हैं। साहब अकेले। जब भाईजान के मंच से भाषण ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक का रिएक्शन भी काफी अग्रेसिव होगा, मगर एक्शन और रिएक्शन तक सब कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक मोदी की बात ना हो। इसलिए बहुत चालाकी से मोदी मोदी होता है और चुपके से ओवैसी को पॉलिटिकल महारथी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तुम आओ, मैं अकेले नहीं लड़ सकता। असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले, लेकिन जिस हिम्मत के साथ वो खड़े रहते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि आखिर असद साहब को हिम्मत कहां से मिलती है। तब ख्याल आया कि ये हिम्मत उन्हें मिलती है यहां से, ये ताकत मिलती है यहां से। तुम साथ में हो,
तो हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इतनी खौफ खाई हुई है, छोटे छोटे दल, जितने दूसरे दल है, सबको ये कह रहे तुम आओ, मैं अकेले नहीं लड़ सकता, तुम भी आ जाओ, मैं नहीं लड़ सकता हूं। हालात तो ये हो गए हैं कि सारे जुगनू महफिल में बैठ गए हैं और ऐलान ये कर दिया गया है कि इस सूरज को कैसे हटाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी यूपी के चुनावी घमासान को एक अलग लेवल पर ले गए हैं। ट्विटर, फेसबुक, लाइक्स, डिसलाइक्स, ट्वीट, रिट्वीट, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। नॉन स्टॉप काम चल रहा है। जब भाईजान मंच पर होते हैं तो सामने भी मोबाइल रखता है, दाएं बाएं भी मोबाइल एक्टिव रहता है। वारिस पठान फोन पर कुछ दिखाते हैं और बाईं तरफ से आवाज आती है। पब्लिक से पूछा जाता है हिंदुस्तान का सबसे काबिल लीडर कौन? लगे हाथों ओवैसी की कदकाठी, नाक, आंख, सबकी कमेंट्री शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अखिलेश यादव है? नहीं है ना। सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? और सबसे अच्छी नाक और सीधी नाक किसकी है? टेढ़ी नाक किसकी है? किसकी है? अरे इतना खूबसूरत, इतना काबिल मेरा लीडर है। मेरे लीडर की काबिलियत 2014 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने बेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड दिया था। ये काबिलियत है, ये खौफ है समाजवादी बीएसपी कांग्रेस को। मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं भी गुर्राट सुनना चाहता हूं, मैं भी सुनना चाहता हूं आवाज जिसका एक ट्वीट पूरे देश को हिला देता है। भाषण तो छोड़ो, एक ट्वीट हो जाता है, सारे के सारे चैनल सुबह से रात तक लग जाते हैं। ओवैसी ने ये बोला, ये पावर तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है इतना जोरदार, याद रखना, जो मेरे सदर का है। हिस्सेदारी की होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव एआईएम लड़ रही है, लेकिन मुसलमान वोटर्स के दिल और दिमाग में ओवैसी फैक्टर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। रही बात अखिलेश और दूसरे नेताओं की, तो गठबंधन के इनसाइड स्टोरी का भी खुलासा होता है। किसने किसको धोखा दिया, ये भी बताया जाता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अखिलेश यादव से बात करने के लिए शिवपाल यादव जी के घर में चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर, बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब और मैं भी था वहां पर। हम लोग इकट्ठा थे। ये हुआ कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अखिलेश यादव से बात करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा मैं बात करूंगा, शिवपाल जी ने कहा कि मैं भी बात करूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी गए बात करने के लिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ओम प्रकाश राजभर जी को गंगा जल पिला करके मना किया या गौमूत्र का छिड़काव करके मना किया। लड़ाई हिस्सेदारी की होगी, आप लड़ाई बराबरी की होगी। आप हमको ए से जेड तक कोई भी टीम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मर्तबा उत्तर प्रदेश में जीतने से कोई माइकलान नहीं रोक सकेगा। 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई भी सेकुलर पार्टी अलायंस करने को तैयार नहीं है। समझो मुसलमानों, इस चीज को तुम्हें एक डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। 7% की आबादी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, 2% राजभर की आबादी कहते हैं हम तुमसे गठबंधन करेंगे, लेकिन 20% तुम्हारी आबादी है, तुमको कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाता। ये दर्द मैं तुम्हारे बीच में लेकर आया हूँ। ये सियासी लड़ाई सिर्फ अखिलेश वर्सेस ओवैसी की नहीं है। ओवैसी की सबसे कड़ी टक्कर योगी से है, मोदी से है। ऐसे में इनका जिक्र ना हो, इन पर चुटीली बातों से हमला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भाईजान मंच पर बैठकर सब सुनते हैं और ये आवाजें पीछे से सुनाई देती है। आप बुलडोजर की बात करिए,
आप ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी की बात कीजिए। बाबा आप बुलडोजर लेके आइए, हम संविधान लेकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी लाइए, हम नॉन वायलेंस की पॉलिसी लेकर आपके सामने खड़े रहेंगे। और आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। कहां है सबका साथ बताओ मुझको। आज भी कितने बेकसूर मुसलमानों को पुलिस कस्टडी के अंदर मार दिया गया। हम सवाल कर रहे हैं इस मंच से योगी जी से, बताइए योगी जी आपका क्या बोलना है हाथरस के ऊपर। बताइए योगी जी लखीमपुर पर आपका क्या कहना है। आपके मंत्री टिन्नी के बेटे ने पीसफुल एजिटेशन करने वाले किसानों को अपनी थार की गाड़ी से कुचल दिया, आपने फिर भी उसको मंत्री पद से नहीं निकाला, मोदी ने फिर भी उसको मंत्री पद से नहीं निकाला। क्यों बचाना चाह रही है पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार इस कातिल को? जवाब दो। मोदी जी ये बोल रहे चल मेरे भाई चल, यहां से काम हो गया अपना तमाम। जनता सवाल कर रही है, सवाल का जवाब अपने पास है नहीं, विकास अपन ने किया नहीं, कुछ नहीं किया, मैंडेट ऐसा मिलने वाला है। और सबसे बड़ा तो ओवैसी साहब आ गए, उनको क्या जवाब देंगे, वो तो हर चीज में संविधान की बात करते हैं पक्का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।